गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। नीति, आपको नोट्स मिला? प्रीति, टू मिनट्स और वेट करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. यस मैम। धनंजय आज ऐड हुआ है। वर्क कंप्लीट है धनंजय आपका? यस मैम है। है। फिलहाल चलिए, तो अभी प्रीवियस वो क्लास है, हम फिलहाल तो अभी क्या वो है? है बुक बुक और वो जो पहले पढ़ते थे ना, इन लोग मतलब बोर्ड वाले लोग, एक गाइड टाइप हम्म। से कुछ आता है, उसी से चल परीक्षा रहा है पूरा बोर्ड प्रैक्टिस अभी। हाँ बुक्स नहीं है आपके पास? है मैम। अकाउंट की ना, नहीं नहीं, अभी बिजनेस बिजनेस स्टडी की क्लास है ना। है ना, है। हाँ, तो बुक है तो फिर टेंशन नहीं है, बुक से आप अच्छे से पढ़ सकते। यस मैम। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम।
टुडे वी विल कंटिन्यू बिजनेस स्टडी। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 1 2 कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? 4 तक कंप्लीट कर लिया है। सभी के नोट्स कंप्लीट हैं 1 से लेके पूरे 4 तक? नहीं होगा, क्यों? कहाँ तक? सिर्फ 4 चैप्टर कंप्लीट है, 4 5। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मीनिंग सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और ग्रुप। ऑर्गेनाइजिंग से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजिंग से जैसे पहले हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया, कौन कौन से चैप्टर? मैनेजमेंट के ही सारे फंक्शन है। ठीक है, आप लोग जितने भी पढ़ रहे हैं अभी ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन है। हमने इससे पहले के चैप्टर में प्लानिंग किया था। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा। कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो पहले प्लानिंग से करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और ग्रुप ऑफ पीपल। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट ओनली ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन नॉट बी डिफाइंड। ये जो स्क्रीन में आपको स्ट्रक्चर बनाया है ना मैंने, फ्रेमवर्क, कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो फ्रेमवर्क बना के करेंगे तो काफी इजी वे में वो हमको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है मैडम, मैं तो चैप्टर 5 है ऑर्गेनाइजिंग। हाँ वो चैप्टर 5 नहीं, आप 4 बोले ना तो फिर वही बोल रहा। नहीं, 4 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। पूरे क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को सेंड कर दिया गया है। टोटल आपके अच्छा। शॉर्ट में 22 क्वेश्चन था और लॉन्ग में 20, और कुछ यस बच्चों मैम ने है। कंप्लीट भी किया है। प्रीति का कंप्लीट है। अभी फिलहाल तो नोट्स तो है मैम मेरा वो मेरी। 4 चैप्टर कंप्लीट है, 1 2 3 कंप्लीट नहीं है। 1 और 2 3 मेरे पास है वो। 1 से 3 तक कंप्लीट है, चैप्टर 4 कंप्लीट है मेरा। तो बेटा 1 2 3 अब किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो पहले के नोट्स नहीं है। मेरे पास होगा मैं मैम, देखूंगा। देखती हूँ। जिनके पास होगा तो धनंजय ग्रुप में मैम आप सेंड सेंड कर दो। करना। हाँ भेज दूंगा प्रीति। ठीक है, चलो हम हाँ स्टार्ट ठीक है, करते मैं हैं भेज देना। डिस्कस। चलिए ओके ओके। प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ऑर्गेनाइज करना। मीन्स ऑर्गेनाइज है जरूरी, क्योंकि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव और एम्स होते हैं हमारे जिनको हम तैयार करते हैं। ये मैनेजमेंट का ही सेकंड फंक्शन है आपका, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि हमने प्लानिंग को अंडरस्टैंड किया है वैसे ही मैनेजमेंट के सारे फंक्शन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग करना का मतलब क्या होता है। So, the origin of word organization is from the word organize. The meaning of organism is living individual or a group in the interdependent parts. The main origin word of organism is from the word organs. It can either, इसका मतलब बताया गया कि organization means organization of human beings or groups of people. We should always remember that only groups of people cannot be defined as an organization. If some person are present on somewhere for some object, it cannot be said as organization. So under the, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो सभी चीजों का थीम अरेंज करना जिसकी हेल्प से हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। तो इसका मतलब हमने प्लानिंग की है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अरेंज करना, जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही अरेंजिंग करना ताकि ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। जैसे कि अभी आप क्लास 12th से आपने अपने गोल या एम कुछ किया होगा ना, बनाया होगा कि हमको आगे करना क्या है 12th के बाद, तो वो होता है आपका गोल या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या करना चाहते हो आप? बिजनेस वाले में बंदो। हाँ, जैसे कोई सीए के लिए करता होगा या कोई भी, तो हमने जो 11th में पढ़ा है ना थ्योरेटिकल, वो चीज हम अप्लाई कब करते हैं? जब हम
किसी जॉब के फील्ड में लगते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारा चीज हमको अचीव कब होगा, जब हम उसको प्लानिंग के साथ करेंगे। ठीक है, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो अचीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट गए, आपने लिस्ट बना के नहीं ले गया कि हमको क्या क्या लेना है, तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा और चीज ले लोगे ना, मतलब आपने प्लानिंग नहीं किया था। वैसे ही होता है, अगर आप मार्केट गए या मॉल गए, आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको क्या क्या लेना है, हो सकता है विदाउट प्लानिंग मार्केट गए, आपको जो मिला आपने उसको उठा लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, या तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, पैसा वेस्ट वेस्ट है, टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट। तो यही चीज अगर हम प्लानिंग से करते हैं कि हमको इतने 10,000 है, 2,000 का ये लेना है, 3,000 का ये लेना, 1,000 का, तो हम प्लानिंग से अपना बना के चलते हैं, तो क्या होता है हमारा, अगर हमको फॉर एग्जाम्पल एक मैरिज भी ले लेते हैं, किसी शादी को लेते हैं एग्जाम्पल में, कि हमने प्लानिंग कर लिया कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इतने लोगों को शॉपिंग में भेजना है, इतने लोगों को गिफ्ट देना है, ये सारा चीज हमने क्या कर लिया, प्लानिंग कर लिया। अब ऑर्गेनाइज करते हैं कि कितने लोग जाएंगे, कितने लोग रुकेंगे, ये सारा चीज क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग डिपेंड किस पे करती है, प्लानिंग पर, कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कौन सेट करता है। क्योंकि जब हम प्लान बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको अपने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, जैसा हम प्लान बनाएंगे प्लानिंग वैसे ही हम अपने, हाँ जैसा जैसा हम प्लानिंग प्लानिंग जरूरी बनाएंगे, है। हाँ प्लानिंग बहुत जरूरी है, बिफोर थिंग, इसलिए बोला जाता है प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से ही अगर हम प्लान बना के चलते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को इजी वे में अचीव कर सकते हैं। क्लियर? आसान। उसके बाद है, यहाँ तक तो समझ आ गया, लेकिन अगर हम प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड रिक्वायर फ्रेम ऑर्गेनिंग, मतलब फ्रेमवर्क से अगर समझेंगे तो और इजी है। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक साथ चलते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग को फ्रेम करना मतलब सेट करना। जैसे कि एक सिंपल बिल्डिंग भी बनाना है तो वो क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, कि कहाँ पे क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या साइज होगा। ये आर्किटेक्चर और ये जो जितने बिल्डर्स हैं ये क्या करते हैं, अगर आपको लैंड सेल कर दिए हैं तो ये सभी काम अलग अलग लोग करते हैं, एक ही तो नहीं करता, करते हैं कि कोई एक ही बंदा कर लेगा। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, और एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी हेल्प से अपना बिजनेस का फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है। जैसे फ्रेमवर्क आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यही स्ट्रक्चर है, किसी भी चीज को आप लेती है ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड बना हुआ है, जिसकी हेल्प से हम अपना बिजनेस का फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड करते मैडम हैं कि इससे हमारा क्या जो, मतलब कि बिजनेस बिजनेस बढ़ाना ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना। जैसे सिंपल सा है कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, एक महीने से ही हम तैयारी करते रहे, याद है? यस मैम। हाँ। एक महीने से तैयारी करते रहे। इसके लिए क्या रहता था, सर निशा मैडम को बता रहे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, निशा मैडम हमको बताती थी, हम आप लोगों को बताते थे, तो प्लानिंग करते थे। पहले से ही हम प्लानिंग करेंगे तभी तो एनुअल फंक्शन की तैयारी होती थी ना। वैसे ही यस अगर एक मैम। घर भी बना रहे हैं, अपार्टमेंट भी बना रहे हैं, और कोई मॉल ही बना रहे हैं, तो मॉल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि कौन से लोकेशन में क्या होगा तो अच्छे से होगा, फ्रंट में क्या होगा, ये कितने रोज, मतलब ये सारा चीज हमको क्या करना पड़ता है, पहले से ही प्लानिंग करना होता है। अब जब हमने अपार्टमेंट बना लिया या स्कूल बना लिया तो हमको डिसाइड करना होता है ना कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बैठेगा, कहाँ पे ऑफिस होगी, कितने क्लासेस होंगे। तो ये सडनली तो कोई नहीं बनाता, ये सारा चीज क्या करना पड़ता है, पहले से प्लान करना होता है। जब प्लान कर लिया हमने, अब उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि डिपॉजिट डिपार्टमेंट में कौन बैठेगा, ऑफिस में कौन बैठेगा, कौन सी टीचर्स कौन से सब्जेक्ट लेंगे, तो ये सारा चीज क्या करते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वैसे ही बिजनेस में है, बिजनेस का अगर फ्रेमवर्क हमने अच्छे से डिसाइड किया है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने बना लिया, तो ओवरऑल
ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी व्यक्ति है जिसमें हम कुछ थिंग्स को अरेंज करते हैं, मतलब हर एक पर्सन अलग अलग सोचता है ना कि कैसे होगा। एक हम अगर बिजनेस भी डाल रहे हैं तो फ्रंट में कैसा होगा। कभी भी क्या होता है, सामने वाला अट्रैक्ट कब होता है, जब आप बहुत अच्छे से बना के रखे हैं, जिसमें हम कुछ थिंग और अरेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। किसी भी चीज को आप अचीव करना चाहते हो, अगर सीए ही बनना है तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, अपने जो डेली रूटीन है उसको चेंज करना होगा, जो 4 घंटे पढ़ते थे उसको 8 आवर्स 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हमको प्लानिंग के साथ उसको करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा बिजनेस कैसा वर्क करेगा, स्ट्रक्चर मीन उसकी बिल्डिंग होती है, कैसी होगी, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, तो सबसे पहले डिसाइड क्या किया जाता है कि जो टॉप लेवल है मैनेजमेंट वो कहाँ बैठेगा, उसके बाद लो लेवल आएगा आपका, मिडिल लेवल आएगा। अब ये सारा चीज को डिसीजन कौन लेगा, हम एक स्ट्रक्चर अगर बना लेते हैं, दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग लिखा हुआ है, दिख रहा है। यस मैम। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग होगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंज करना। जैसे मैंने सिंपल में एक शादी का ही एग्जांपल लिया था प्रीवियस क्लास में भी, कि हमारे जैसे किसी की शादी को 1 मंथ बचा है या 15 डेज बचा है। ठीक है, अब 15 डेज में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ का टेंट लेना है, कौन सा भवन लेना है, कौन सा हॉल लेना है, कौन से दिन क्या करना है, ये सारे चीज हम प्लानिंग करते हैं ना, किसी की भी शादी हो कोई भी चीज। अब जब हमने सारा प्लान कर लिया, प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन से गेस्ट को बुलाना है, कौन से गेस्ट को क्या देना है, ये सारा चीज करते हैं ना, हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि तो, और घर में कितने मेंबर्स हैं उनको काम देते हैं कि कोई परचेसिंग का करेगा, कोई कोई परचेज का करेगा, या कोई हॉल को देखेगा, कोई कुकिंग वाले को देखेगा, कोई कैटरिंग वाले को। तो ये सारा चीज क्या करना पड़ता है, हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। प्लानिंग तो कर लिया, बांटते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेमवर्क डिसाइड करना हमारे ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से डिपार्ट होंगे, फ्रेमवर्क में डिसाइड करना ताकि हम ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। सभी के अपने अपने हेड होंगे, हर एक लेवल में अपना एक हेड होता है। ठीक है, जो डिसीजन लेगा कि सब ऑर्डिनेट होंगे, अपना वर्क देखेंगे, तो इस तरह अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। तो नीचे देखिए आप लोग, ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहला है, सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले परचेज डिपार्ट होगा, अलग अलग डिपार्ट बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले परचेज डिपार्ट है, तो फाइनेंस डिपार्ट है, सेल्स डिपार्ट है और मार्केटिंग डिपार्ट है। क्यों ऐसा बात डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों जरूरी है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो परचेज डिपार्ट का हेड कौन है हमको नहीं पता चलेगा, फाइनेंस डिपार्ट कौन देख रहा है, सेल्स डिपार्ट कौन है, मार्केटिंग डिपार्ट कौन। हर एक फील्ड में आप देखोगे, ऑटोमोबाइल हो, बैंक हो, जो भी हो, हर जगह मार्केटिंग फील्ड अलग होती है, सेल्स डिपार्ट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्ट अलग होता है और परचेज डिपार्ट अलग होता है। बैंक को ही देख लो आप, डिपॉजिट अलग रहता है कॉलम रो उसका, बैंक में जो डिपॉजिट का जो रूम होता है वो अलग होता है ना, जो अलग अलग कैबिन होते हैं, जैसे डिपॉजिट का कॉलम यस मैम, बटे रहते हैं अलग अलग ऐसे ऐसे, है ना। विड्रॉ का कैबिन अलग होता है कि आप यहाँ जमा करिए, चेक के लिए अलग होगा, या कंसल्ट करने के लिए एक अलग होते हैं, हेड अलग होते हैं। तो ये सारा चीज यही चीज है, जो फ्रेमवर्क होता है ना यही है। तो जैसे ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला डिपार्ट हमारा परचेज डिपार्ट हो गया, जहाँ पे सिर्फ परचेज से रिलेटेड होंगे। सेकंड आपका फाइनेंस है, जो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड का काम करेगा। हम किसी ऑफिस में भी जाते हैं, LIC या कहीं पे भी, तो हमको हर एक डिपार्ट में अलग अलग भेजता है ना, अगर जो आपको काम होगा। जैसे बैंक में आपको DD बनाना है, बैंक ड्रॉप बनाना है, तो वो अलग डिपार्ट में भेजेगा। विड्रॉ करना है तो अलग डिपार्ट में आप जाओगे, या डिपॉजिट करना है तो अलग केबिन में जाते हैं, ऐसा है ना डिस्ट्रीब्यूट।
तो यही चीज हमारा आता है फ्रेमवर्क। अब यह मार्केटिंग फील्ड अलग है। अब परचेज डिपार्ट का अपना एक हेड होगा, फाइनेंस डिपार्ट का अपना एक हेड होगा, सेल्स डिपार्ट का और मार्केटिंग डिपार्ट का। उसके बाद हेड क्या करेंगे, अपने नीचे भी तो कुछ एम्प्लॉय रखेंगे ना, जैसे ए बी सी, जो इनके सबऑर्डिनेट होंगे। उसके बाद ये रखेंगे, इनके भी अपने सबऑर्डिनेट, इनके भी सबऑर्डिनेट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसके नीचे भी हम लेबर्स रखेंगे। ऐसा नहीं एक ही पर्सन तो सारा काम नहीं कर लेगा ना। तो ये क्या होता है, ये है हमारा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, ये बनाने आना चाहिए। इसके भी फॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल होते हैं। आप लोग के ना बुक्स में 71 पेज में देखो, 71 पेज में स्कूल का बना हुआ स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ अ स्कूल दिखा ना, जिसमें हेड ऑफ द स्कूल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एजुकेशनल एक्टिविटीज अलग है, नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज अलग है। यस सर। दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ अ स्कूल, हेड ऑफ द स्कूल। सबसे पहले एजुकेशनल एक्टिविटीज है, दूसरा है आपका नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज में आपके क्या आ जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिपार्ट, जैसे आर्ट्स डिपार्ट अलग है, कॉमर्स डिपार्ट अलग है और साइंस डिपार्ट अलग है। स्कूलों में होता है ना लैब, फिजिक्स लैब अलग होता है, बायो लैब अलग है आपका, केमिस्ट्री लैब अलग है। तो ये डिपार्ट इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि हर किसी को इजी हो। ऐसा नहीं सारे डिपार्ट एक ही में है, तो कौन कॉमर्स है, कौन सा साइंस, आर्ट्स, कैसे हमको पता चलेगा? पता चलता है क्या? नहीं, स्कूलों में भी प्रिंसिपल्स के रूम अलग होंगे, इंचार्ज का रूम अलग होगा, टीचर्स का अलग होंगे। तो ये क्या, एक पर्सन अगर आके पूछता भी है तो उसको इजी से क्या होता है, ये चीज पता चल जाता है। ठीक है, वैसे इसके अंदर अब क्या क्या पार्ट्स होंगे, अदर एक्टिविटीज होते हैं ना स्कूलों में, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, एनएसएस हो जाता है, एनसीसी है, स्काउट गाइड है। तो ये अलग अलग डिपार्ट बटे हुए एजुकेशनल एक्टिविटीज में। उसके बाद आपका आता है नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज, जिसमें अकाउंट डिपार्ट अलग होगा, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन अलग है, कैश सेक्शन अलग है। होता है हर जगह ये सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही है हमारा फ्रेमवर्क, यानी कि प्री डिटरमाइंड, पहले से उसको अरेंज करके रखना। दिख रहा है? ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाने हैं। यस मैम। सेल्स डिपार्ट, फाइनेंस डिपार्ट, सेल्स डिपार्ट, मार्केटिंग डिपार्ट, सभी के अपने अपने एक हेड मैंने बनाया यहाँ पे। उसके बाद आप उसके सुपरिटेंडेंट यानी कि सुपरवाइजर हो सकते हैं। फिर सुपरवाइजर भी अगर नॉर्मल में लेते हैं तो अपने लिए नीचे लेबर कलेक्ट करेगा ना, ABC, जिससे वो काम कराएगा और सभी से कोऑर्डिनेट बना के चल रहा है ताकि वो अच्छे से करे। ऐसा नहीं कि तू गंदा काम कर रहा मत जा, ऐसा नहीं। सामने वाले हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है ताकि वो और अच्छे से काम करे। क्लियर? यस मैम। स्ट्रक्चर आप लोग बना के रखेंगे, आप लोग का होमवर्क ही रहेगा। डिविजनल स्ट्रक्चर बना के कल मुझे दिखाएंगे, आप लोग के बुक में दिया होगा। अपने खुद से किया each वाला? हाँ, खुद से आप एक बार बनाना। जैसे शेयर होल्डर ऊपर लिख दिए, उसके नीचे कौन रहता है, या सबसे पहले डायरेक्टर लिख दिए, डायरेक्टर के अंदर कोई भी आप एक फॉर्मल या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपके बुक में बहुत सारे हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है पेज नंबर 76 में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिया है। हाँ, उसके नीचे कौन आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं। उसके बाद एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जहाँ इम्प्लॉइज काम करते हैं, नौकरी वाले। ठीक है, कुछ प्रोडक्शन डिपार्ट होंगे, कुछ मार्केटिंग डिपार्ट्स हैं। उसके बाद सेंस डिवीजन, मतलब सभी को, डिवीजन का मतलब क्या होता है, उनके वर्क को डिवाइड कर देना। जैसे फाइनेंस डिपार्ट, पर्सोनल डिपार्ट, प्रोडक्शन डिपार्ट, मार्केटिंग डिपार्ट। उसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्ट्स होंगे, जैसे कि मीटर डिवीजन होता है ना, हर एक फील्ड में वो क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं। और इस साइड आप देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बना हुआ है, इसमें भी सारे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कल आई होप आप लोग बनाओगे, ऐसा बना के मुझे दिखाना है कि स्ट्रक्चर। यस मैम। हो
चलिए क्लियर है यहाँ तक पूरा? उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो गए थे हमारे, इसके इफेक्टिव, इसके इम्पोर्टेंस हमारे कंप्लीट थे, इसके प्रोसेस बचे थे आपके ना, ये देखते हैं। इसके बाद हम चलिए इसके बाद हमारा क्या था, ये हो गया फ्रेमवर्क। तो इस तरह हम अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। अब इसको हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया, डायग्राम बना के ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया है। उसके बाद इसका प्रोसेस है, आज थोड़ा सा ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद कल हम इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए फ्रेमवर्क आप डिसाइड करोगे, अपने बिजनेस के लिए, अपने एम के लिए, आपने आगे के लिए क्या सोचा उसके लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का मतलब भी फ्रेमवर्क ही होता है, याद रखना। हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रक्चर स्टेब्लिश, यानी कि अगर आप एवरी ईयर चाहते हैं कि 25% आपको मुनाफा हो, मतलब प्रॉफिट हो, तो आप क्या करोगे, पहले से ही प्लानिंग करोगे ना, पहले से ही प्लानिंग करोगे कि हमारा जो बिजनेस है, चाहे वो वुड का हो, जूट का हो या शू का हो, मान लो आपने बिजनेस डाला है, तो क्या करोगे, पहले से प्लानिंग करोगे ना कि हमको कब कब देखना पड़ेगा कि सामान कब ऑर्डर करना है। आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क, कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ड है। आप देखोगे कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ड है या फिर कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ड है, क्लियर। और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वर्क करेंगे। यस मैम। कल डिस्कस करेंगे हम प्रोसेस, जिसका फर्स्ट पॉइंट बता देती हूँ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब सबसे पहले हमको वर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोई भी वर्क को सबसे पहले हमको पहचानना है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बगैर बिजनेस नहीं चला सकते ना। देखो पहले अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया तो बिजनेस कैसे चलाओगे। मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे, आपने बिजनेस डाल दिया, लेकिन आपने प्लानिंग ही नहीं किया कि कौन सा मार्केट है, वहाँ का लोकेशन कैसा है, क्या हमारा वो बिजनेस वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारा चीज हम पहले प्लानिंग करके ही बिजनेस डालेंगे ना। अच्छा ऐसा, ठीक है, चलिए ओके, लीव इन द क्लास।